दिन था 14 अक्टूबर 2017। एक अजीब सी ब्रह्मांडीय चीज हमारे ग्रह के ऊपर से उड़ रही थी। किसी के पास उसका कोई सुराग नहीं था। 5 दिन बाद जब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था, तब मनोआ के हवाई यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेरिक ने इसे हवाई में पैनोरमिक सर्वे टेलीस्कोप और रैपिड रिस्पांस सिस्टम पैन स्टार के साथ देखा। अपनी खोज के वक्त से ही ये एक अजीब चीज थी। अजीब ऑर्बिट, अजीब स्पीड और अजीब गुण। इसे ओमुआमुआ नाम दिया गया, जो सोलर सिस्टम का दौरा करने वाली पहली ज्ञात इंटरस्टेलर चीज थी। लेकिन ये सोलर सिस्टम में जितनी तेजी से आई, उतनी तेज रफ्तार से ये निकली और वापस नहीं आई। और यही से सब ज्यादा दिलचस्प हुआ। ओमुआमुआ को जब ट्रैक किया गया, तब उम्मीद थी कि ये आसानी से हाइड्रोबोलिक ऑर्बिट को फॉलो करेगी, जिस पर सिर्फ एक ही फोर्स का असर होगा, और वो है गुरुत्वाकर्षण का। लेकिन हमने जो खोजा वो ये था कि एक नॉर्मल पूरी तरह से हाइड्रोबोलिक ऑर्बिट जो हमने देखी वो बिल्कुल फिट नहीं थी। ये ऐसा था मानो ग्रेविटी जैसी एडिशनल एक्लेरेशन के असर के अलावा कुछ अनऑब्जर्व्ड चीज उसे धक्का दे रही हो। एक लंबे सिगार के आकार का। इसे हम देखते इससे पहले ही सूर्य द्वारा इसे जिप्ट किया गया, जिसने बड़ी चालाकी से दूसरी दिशा में चोट करना शुरू किया। इसके बाद 2 बातें साइंटिस्ट ने तय की। पहला, सूर्य से दूर इसका रहस्यमय एक्लेरेशन, जिसके बारे में कई सोच के साथ मेल बिठाकर ये पता लगाना मुश्किल था कि ये किस चीज से बनी हो सकती है। और दूसरा, इसका अजीबोगरीब आकार। कुछ अनुमानों के मुताबिक ये जितनी चौड़ी थी, उससे 10 गुना ज्यादा लंबी। गुजरते सालों के साथ साइंटिफिक जर्नल्स और ग्लोबल मीडिया की हेडलाइंस में स्पेकुलेशंस की बाढ़ सी आ गई। क्या ये सॉलिड हाइड्रोजन का ब्लॉक है? क्या ये किसी चीज का मलबा है? या जैसे कि हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमर एवी लोएब ने सुझाव दिया, ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है जो इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया हो। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि अभी तो चीजें और भयानक होने वाली है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट लायरा नामक एक मिशन की रूपरेखा तैयार करता है, ताकि ये देखने के लिए प्रोब भेजी जा सके कि क्या ओमुआमुआ उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जितनी दिखती है। ओमुआमुआ की प्रकृति को समझने के लिए सिद्धांतों में हाइड्रोजन आइसबर्ग, नाइट्रोजन आइसबर्ग, एलियन सोलर सेल, टाइडली बाधित ग्रह के टुकड़े जैसी चीजों को शामिल किया गया, और सभी एक्सप्लेनेशंस में एक विशेषता समान दिखी, वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। रिसर्च ये सुझाव देता है कि जो मिशन फरवरी 2028 में लॉन्च होगा, वो 4 साल में 2 बार पृथ्वी से और फिर वीनस और जुपिटर से ग्रेविटी मदद हासिल कर आखिरकार 2050 और 2054 में ओमुआमुआ तक पहुंचेगा। ये पहली बार नहीं जब ओमुआमुआ के लिए योजना बनाने की कोशिश की गई। ज्यादातर कोशिशों में सूर्य के चारों ओर एक ओबर्ट पैतरेबाजी का इस्तेमाल किया गया। ये हथकंडा एक स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटेशनल कुएं में गिरते हुए दिखाता है। ज्यादा एक्सेलरेशन जोड़ने के लिए ये अपने इंजन्स का इस्तेमाल करता है। इसका नुकसान ये है कि जहाज को सूर्य से बचाने के लिए एक बड़े ढाल की जरूरत पड़ेगी। बड़ी प्रोजेक्ट लायरा जुपिटर के चारों ओर ओबर्ट पैतरेबाजी करता है। ये मिशन मौजूदा इंटरप्लैनेटरी मिशंस की तरह होगा। इसमें बाधा सिर्फ ये है कि लॉन्च की अपॉर्चुनिटीज बहुत सीमित है। दूसरा ऑप्शन निश्चित रूप से ओमुआमुआ की तरह किसी दूसरी चीज के आने का इंतजार करना। आखिरकार हर साल हमारे सौर मंडल में ऐसे 7 जोग गुजर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ज्यादातर धूमकेतु दूसरे स्टार सिस्टम से आते हो। साइंटिस्ट के अनुसार इंतजार करने में समझदारी नहीं, क्योंकि दूसरी इंटरस्टेलर वस्तु जो 2019 में मिली, वो सौर मंडल में पहले से ही पाए गए छोटे पिंडों से मिलती जुलती है। ये ओमुआमुआ को और अजीब बनाती है। ये भी साफ नहीं है कि फिर ऐसी चीज का सामना करने की गुंजाइश कितनी है। वहीं एवी लोएब ने हमारी गैलेक्सी में न सिर्फ एलियंस के होने का सुझाव दिया, बल्कि बताया कि हमारे सोलर सिस्टम में 4 क्विंटिलियन एलियन क्राफ्ट्स घूम रहे हैं। लोएब ने ओमुआमुआ के एलियन स्पेसक्राफ्ट होने की बात तो नहीं की, लेकिन उस संभावना को नजरअंदाज करने के लिए भी उन्होंने नहीं कहा। उस लिहाज से वे पूछ रहे थे
कि रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट क्या अभी कुछ करेंगे कि नहीं। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कितने ओमुआमुआ होंगे जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा। लोएब और हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमर कार्सन एजेल ने ये देखा कि हमने पहले कितने इंटरस्टेलर विजिटर्स को स्पॉट किया है। द डेली बिस्ट के हवाले से एस्ट्रोनॉमर्स ने अध्ययन में लिखा है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स और ज्ञात काबिलियत का पता लगाने की हालिया रेट्स का इस्तेमाल कर सौर पड़ोस में समान वस्तुओं के घनत्व का पता लगा सकते हैं। ओमुआमुआ के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने 3 और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया और अब 8 सालों में ये 4 हो गया है। उस दर पर लोएब और इजेल ने कैलकुलेट कर ये अनुमान लगाया कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की पहुंच से परे मौजूद जगहों समेत पूरे सौर मंडल में 40 डेसिलियन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सूर्य के पास रहने योग्य क्षेत्र के दायरे को सीमित करते हुए उस संख्या को और ज्यादा विनम्र 4 क्विंटिलियन फिगर्स तक लाया जा सकता है, जो यकीनन एक्साइटिंग होगा। अगर उनमें से कुछ एलियंस है तो उनका पता लगाना आसान होगा। लोएब की कुछ थ्योरीज मुश्किल लगती है, लेकिन वे कुछ फैसिनेटिंग पॉइंट्स को उठाने में भी कभी फेल नहीं हुए। यहाँ तक कि अगर 4 क्विंटिलियन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में से ज्यादातर स्पेस रॉक बन जाते हैं, जैसे कि लोएब मानते हैं, तो भी ये उनमें से कुछ के लिए एलियन स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए काफी जगह छोड़ देता है। लेकिन वो है कहाँ? पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है काइपर बेल्ट, हमारे सोलर सिस्टम में एक ठंडी, डार्क और दूर की जगह जो शुरुआत में बर्फ ऑब्जेक्ट्स, बौने ग्रह, डस्ट और धूमकेतु से बने। अब तक करीब 2000 काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को सूचीबद्ध किया गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये संख्या कुल चीजों की संख्या से बहुत कम है। लेकिन काइपर बेल्ट में एक ऐसी चीज है जिसने नासा को आकर्षित किया और वो है 15810 R1। गूगल सर्च से आपको पता चलेगा कि R1 काइपर बेल्ट का ऑब्जेक्ट है, एक बड़ी चट्टान जो नेपच्यून की कक्षा के चारों ओर परिक्रमा करता है। लेकिन क्या ये वाकई चट्टान है? अप्रैल 2016 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट काइपर बेल्ट तक पहुंचा। पहला टारगेट प्लूटो को कैप्चर करने के बाद इसने अपनी दिशा अजीब ट्रैजेक्टरी की तरफ बदली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 15810 R1 की, जिसे मौत, युद्ध और अन्य दुनिया के सेल्टिक देवता के नाम पर नाम मिला। अब आप पूछोगे कि ये इतना स्पेशल क्यों है? दरअसल काइपर बेल्ट की ज्यादातर चीजें चट्टान और बर्फ से बनी है, लेकिन R1 बेल्ट में किसी भी सूचीबद्ध ऑब्जेक्ट की तरह नहीं चलता, जिसने वैज्ञानिकों के सामने सवाल खड़ा किया कि क्या ये किसी अलग चीज से बनी है जो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ये जितनी तेजी से घूमती है उससे तो लगता है कि इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा अलग कर दिया जाना चाहिए था। आखिर कोई चीज इतनी तेज कैसे घूम सकती है जो जुड़ी भी रहे? साइंटिस्ट का मानना है कि तेज स्पिन आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह से है और गुरुत्वाकर्षण लंबे इंटरस्टेलर सफर के लिए सबसे अहम चीज होगी। आपके पास सैकड़ों प्रकाश वर्ष की यात्रा करते हुए स्पेसक्राफ्ट के पास तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स नहीं हो सकते। इसने चीज को करीब से देखने के लिए न्यू होराइजन की जांच की और यही से चीजें और अजीब हुई। जैसे ही इसने नजदीक से देखने की कोशिश की, अचानक इसके सभी सेंसर डेड हो गए। ट्रांसमिशन कट ऑफ हो गया, मानो जैसे कोई हम पर नजर रखे हुए है, या कोई या कुछ ऐसा जो नहीं चाहता था कि हम उनके बारे में जाने। लेकिन कांटेक्ट होने से ठीक पहले नासा ने देखा कि R1 एक बड़े स्पेसशिप की तरह घूम रहा था। आप कह सकते हैं कि ये कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन यही से चीजें पागल कर देने वाली हो जाती है। जैसे ही न्यू होराइजन R1 के पास से हटा, अचानक से ये फिर जिंदा हो गया, जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर वाकई में ये इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन है, तो इसके पृथ्वी से दूर रहने की बात समझ में आती है, जो चुपचाप काइपर बेल्ट की ठंडी और अंधेरी जगह पर बैठ हमें देख रहा है। और जब भी नजदीक से देखने की जरूरत महसूस होती है, तो ये स्पेसक्राफ्ट पर बैठ घूमते हैं, ताकि ग्रह में रहने वालों को ये सिर्फ एक स्पेस चट्टान सा लगे। इसके अलावा लोएब ने यह भी सुझाव दिया कि ओमुआमुआ एलियन स्पेस जंक का एक छोटा टुकड़ा हो सकता है, एक बेकार का सेल क्राफ्ट जिसने गलती से हम तक आने का रास्ता ढूंढ लिया, या ये एक एक्टिव जासूस क्राफ्ट हो सकता है जिसे हमारे सौर मंडल की जांच के लिए यहाँ भेजा गया था। लोएब का कहना है कि ऐसी कई वजह है जो बाद के एक्सप्लेनेशंस के पक्ष में है। शुरुआत के लिए ओमुआमुआ की खोज एक विसंगति थी।
हमारा सोलर सिस्टम ओमुआमुआ जैसी वस्तुओं को पनाह नहीं देता। इसके अलावा ओमुआमुआ का मोशन मोटे तौर पर मिल्की वे गैलेक्सी के पास पैच में मटेरियल के एवरेज मोशन के साथ मेल खाती है, एक काइनेमेटिक स्पेस जिसे लोकल स्टैंडर्ड ऑफ रेस्ट के रूप में जाना जाता है। दरअसल यही वजह है कि वस्तु की उत्पत्ति के सिस्टम का पता लगाना इतना मुश्किल रहा। लोएब ने कहा, अगर मैं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ जिसकी पहचान मैं छुपाना चाहता हूँ तो मैं इसे लोकल स्टैंडर्ड ऑफ रेस्ट में रखूंगा। एस्ट्रोनॉमर्स ने वेस्ट वर्जीनिया में ग्रीन बैग टेलीस्कोप और उत्तरी कैलिफोर्निया में एलन टेलीस्कोप एरे का इस्तेमाल ओमुआमुआ से आने वाली किसी भी पॉसिबल पिंग्स को सुनने के लिए किया था, लेकिन आज तक वो चीज खामोश है। आपको क्या लगता है, क्या एवी लोएब ने इस बार इसे बहुत आगे तक ले लिया या वो इस खेल में सबसे आगे है? आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।